So, dear students, now today we are going to discuss about the process which is known as microsporogenesis. Microsporogenesis. It is the process in which pollen grains are formed. It is the process in which pollen grains are formed inside microsporangia. Microsporangia. These pollen grains are formed from the microspore mother cell. The whole process, today we are going to see this whole process. Now this whole process is known as microsporogenesis. Process in which pollen grains are formed from the microspore mother cells inside the microsporangia. Pollen grains का बनना जिनको हम माइक्रोस्पोर्स भी कहते हैं, जिनको हम माइक्रोस्पोर्स के नाम से भी जानते हैं, इन माइक्रोस्पोर्स का बनना माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर कुछ थैलियां होती हैं एंथर के अंदर, जैसा हमने देखा कि थैलियां होती हैं जिनको हमने माइक्रोस्पोरेंजिया का नाम दिया था। इन माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर इन पोलन ग्रेन्स के बनने को आज हम देखेंगे और इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। This process is known as microsporogenesis. These are microsporangia and these are pollen grains. These are pollen grains. So the process which involves the formation of pollen grains inside this microsporangia from the microspore mother cell. This whole process is known as microsporogenesis. इस प्रोसेस को देखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो हमने इससे पहले देखी थी चीजें उनके बारे में बता देता हूं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था डेवलपमेंट ऑफ एंथर के बारे में। डेवलपमेंट ऑफ एंथर को हमने देखा था और मैंने आपको बताया था कि एंथर की जो डेवलपमेंट होती है हमने देखा था कि कैसे होती है। हमने देखा था कि एंथर में होता क्या है। बेसिकली एंथर अगर आप देखोगे तो एंथर में होता क्या है, एपिडर्मिस होती है बाहर से और अंदर से जो हमने देखा था इसमें क्या होता है, होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स एंथर के अंदर एपिडर्मिस होती है बाहर से और अंदर से मेरिस्टेमेटिक सेल्स का होमोजेनस मास होता है। होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स, होमोजेनस मास ऑफ मेरिस्टेमेटिक सेल्स अंदर। फिर हमने देखा कि उन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कुछ सेल्स जो हैं वो डिफरेंशिएट होते हैं और वो बनाते हैं लेयर्स, डिफरेंट लेयर्स। जैसे हमने देखा था कि एंडोथीशियम बनती है, मिडल लेयर बनती है और टैपिटम बनती है। वो सारी चीजें हमने देखी थी। थोड़ा सा मैं आपको फिर से रिवाइज करवा दूं। ये सब चीजें हमने देखा था। ये सबसे बाहर जो है वो एपिडर्मिस हमें दिखती है इस तरीके से। जब हम एक कॉर्नर देखते हैं एक एंथर को, जब हम एंथर का टीएस देखते हैं, जब हम इसकी डेवलपमेंट देखते हैं, जब हम इसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमें क्या दिखता है, सबसे बाहर हमें इसमें एपिडर्मिस दिखती है और अंदर हमें क्या दिख रहा होता है। मैंने आपको जैसे कहा था यहाँ पर हमें कुछ लेयर्स की फॉर्मेशन होती दिखती है, जिन लेयर्स को हम अलग अलग नामों से पुकारते हैं। This is endothecium. This layer is endothecium layer. इसके बाद हमने देखा कि endothecium is followed by 1 to 3 layers of cells, which is known as middle layer. Middle layers की formation होती है। ये 2 से 3 layers हो सकती हैं, 1 से 3 लेयर हो सकती हैं। एंड जो हमने देखा, और ये सारी लेयर्स ऑफ सेल जो हैं कौन बनाता है, प्राइमरी पेराइटल सेल। और अंदर एक हमारे पास लेयर बनती है, सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ सेल विच इज नोन एज टैपिटम। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ सेल विच इज नोन एज टैपिटम। अंदर बनती है और जो सराउंड ऑफ करती है, चारों तरफ से जो सराउंड ऑफ करती है, इसको
primary sporogenous cell. This is primary sporogenous cell. This is epidermis. Now this is endothecium. Middle layer. All these layers have different function. This is the most important, जैसे मैंने कहा tapetum, and this is primary sporogenous cell, which is going to divide, which is going to undergo mitosis, and this will undergo divide and form several other sporogenous cell. Then these sporogenous cell will undergo meiosis and form tetrads or pollen grains. Now, जैसे हमने देखा ये सारी चीजें मैं आपको बताता हूं. हमने देखा कि प्राइमरी एक हाइपोडर्मल सेल डिफरेंशिएट होता है एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे. जब हम डेवलपमेंट देखते हैं तो अचानक से क्या होता है कि एपिडर्मिस से बिल्कुल नीचे जो है कुछ सेल डिफरेंशिएट हो जाते हैं जिनको हम आर्कीस्पोरियम कहते हैं या आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियम और आर्कीस्पोरियल सेल कहते हैं. ये आर्कीस्पोरियल सेल जो है डिवाइड करते हैं, आर्कीस्पोरियल सेल डिवाइड करते हैं और दो किस्म के सेल्स को जन्म देते हैं. प्राइमरी पैराइटल सेल और हमारे पास एक और सेल की फॉर्मेशन होती है which is known as प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल. नाउ हम देखते हैं कि जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो किसको जन्म दे रहा है? एंडोथीशियम, मिडल लेयर and tapetum. These layers are formed by the primary parietal cell, and primary sporogenous cell either it directly acts as megaspore mother cell, or sometimes it undergoes mitosis and forms several megaspore, mass of megaspore mother cell, and after the formation of these megaspore mother cell undergoes meiosis and forms pollen grain. This is the whole process जो हमने अभी तक देखा. आज हम देखने जा रहे हैं प्रोसेस जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. अब क्योंकि हमने प्रोसेस देखा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो आपको एपिडर्मिस दिखती है, सबसे बाहर वाली जो एंथर की हमें बाहर सबसे बाहर जो लेयर दिखती है सेल्स की, जिसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, ये एपिडर्मल सेल्स हमेशा एक तो ये फ्लैट होते हैं. दीज एपिडर्मल सेल्स आर फ्लैटेंड होते हैं और इनमें होता क्या है? दीज आर इलोंगेटेड सेल्स होते हैं. इस एपिडर्मिस के इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, फ्लैट सेल्स होते हैं. इलोंगेटेड इसलिए होते हैं टू इंक्रीज द सरफेस एरिया. पूरे एंथर का सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए इन सेल्स का जो इन सेल्स की जो शेप होती है वो इलोंगेटेड होते हैं. नाउ और अगर देखा जाए तो एपिडर्मिस का फंक्शन जो है, दिस एपिडर्मिस इज प्रोटेक्टिव इन नेचर. इसका फंक्शन है प्रोटेक्शन का, ये प्रोटेक्ट करती है एंथर को. ठीक. नाउ एपिडर्मिस से अंदर जब हम आते हैं तो हम देखते हैं कि एपिडर्मिस के अंदर क्या है? दिस इज माइक्रोस्पोरेंजिया. एपिडर्मिस के अंदर जब हम आते हैं हमें एक और लेयर जो सेल की दिखती है जिसको हम कहते हैं एंडोथीशियम. क्या कहते हैं? एंडोथीशियम. ये एंडोथीशियम सिंगल लेयर भी हो सकती है या फिर ये कुछ जगह पर कई जगहों पर ये मल्टी लेयर भी हो सकती है. फॉर एग्जांपल कैप्सिकम में या फिर दतुरा में, फॉर एग्जांपल कैप्सिकम और दतुरा और निकोटिना, इन प्लांट्स में ये एंडोथीशियम जो लेयर आपको दिख रही है ये मल्टी लेयर भी दिख सकती है, बट दीज आर एक्सेप्शन. हालांकि अगर हम मोस्ट ऑफ द केसेस ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखें तो जो एंडोथीशियम होगी ये सिंगल लेयर होगी.
ठीक। बट इन सम केसेस, जैसे इन सम स्पीशीज और इन सम प्लांट्स हम कह सकते हैं लाइक कैप्सिकम एंड दतुरा और टोबैको, इन प्लांट्स में जो एंडोथीशियम होती है वो मल्टी लेयर्ड होती है। और इस फंक्शन क्या होता है, इस एंडोथीशियम का फंक्शन क्या होता है, इसका काम क्या होता है, ये देखिए। ये एंडोथीशियम ऐसे लेयर्स होते हैं एक सेल्स की, जिन में कुछ सेल जो हैं, सेल्स की दो वॉल्स होती हैं, इनर और आउटर, ठीक है। इसमें डिपोजिशन होती है कुछ चीजों की, लाइक इसमें डिपोजिशन होती है अल्फा सेलुलोज की। इन केस ऑफ एंडोथीशियम और एंडोथीशियल सेल्स जो एक केमिकल सब्सटेंस की डिपोजिशन होती है जिसको हम कहते हैं अल्फा सेलुलोज। दूसरी चीज इस एंडोथीशियम की अगर हम देखें तो इस एंडोथीशियम में जो सेल्स हैं वो ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेहिसेंस वो क्या बनाते हैं, जगह बनाते हैं, पोर्स बनाते हैं, जहां से ये पोलन ग्रेन जो है वो बाहर आते हैं। और इन जगहों को हम कहते हैं स्टोमियम। सो ड्यू टू द contraction and expansion of these endothelial cells, hole, or we can say a pore is formed which is known as stomium, through which pollen grains are released during the process of dehiscence. उसके बाद हम एंडोथीशियम के बाद हम बात करते हैं किनकी, मिडल लेयर्स की। तो जो मिडल लेयर में सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, जो मिडल लेयर होती है 1 से 3 लेयर सेल की, जो मिडल लेयर होते हैं सेल्स के, ये सेल्स ये इन इस मिडल लेयर वाले जो पोर्शन में सेल्स पाए जाते हैं, इनमें थिन सेल वॉल पाई जाती है और इनमें जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस नहीं है, न्यूक्लियस भी प्रोमिनेंट नहीं है। और इन मिडल लेयर के जो सेल्स हैं इनका काम क्या है, दीज आर मोस्टली न्यूट्रिटिव इन नेचर, न्यूट्रिटिव। दीज सेल्स ऑफ मिडल लेयर प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। जब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा तो जो माइक्रोस्पोर्स बनेंगे, उन माइक्रोस्पोर्स के बनने में जो न्यूट्रिशन, जो खाना प्रोवाइड करेंगे वो मिडल लेयर के सेल्स करेंगे। नाउ फिर मिडल लेयर के बाद जब हम देखते हैं, मिडल लेयर के बाद एक और लेयर है सेल्स की, जो मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है सेल्स की, जिसको हम टेपिटम के नाम से जानते हैं, व्हिच इज नोन एज टेपिटम। टेपिटम द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सबसे पहली चीज, इस टेपिटम जो सबसे अंदर हमें लेयर दिख रही है सेल्स की, टेपिटम, इस टेपिटम में एक चीज यह है कि इसकी सेल्स की जो वॉल होगी वो थिक वॉल्ड सेल्स होंगे, थिक वॉल्ड सेल्स, पहली चीज ये। दूसरी चीज, इनमें साइटोप्लाज्म, इन सेल्स में साइटोप्लाज्म डेंस होगा। इन सेल्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस जो है वो प्रोमिनेंट होगा। इन सेल्स में न्यूक्लियस, अगर आप देखेंगे तो इन सेल्स में न्यूक्लियस जो है वो क्या होगा, प्रोमिनेंट, न्यूक्लियस prominent. This is the most important layer of cells which is known as tapetum. सबसे important चीज आप देख लीजिए कि इन सेल्स में सबसे important चीज, इनकी जो वॉल होगी, जो सेल वॉल होगी वो थिक होगी। दूसरी चीज, इन सेल्स में जो साइटोप्लाज्म होगा वो डेंस होगा। तीसरी चीज, इन सेल्स में जो न्यूक्लियस होगा वो प्रोमिनेंट होगा। अगर हम फंक्शन की बात करें, अगर हम टेपिटम को देखें तो टेपिटम का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी न्यूट्रिशन का ही रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स। दूसरी चीज, न्यूट्रिशन तो ठीक, दूसरी चीज इनका फंक्शन क्या है, स्पोरोपोलिन, स्पोरोपोलिन, it deposits sporopollenin, और we can say एक्साइन, जो पोलन ग्रेन होगा उसकी जो एक्साइन, पोलन ग्रेन अगर हम देखें, जब हम देखेंगे पोलन ग्रेन को बनते हुए तो हमें पोलन ग्रेन ऐसा दिखेगा, इस किस्म का पोलन ग्रेन हमें दिखेगा, जिसमें हमें अंदर इंटाइन दिखेगी, 2 लेयर्स दिखती है हमें पोलन ग्रेन में, एक इंटाइन और बाहर से हमें दिखती है एक्साइन। जब हम पोलन ग्रेन को देखते हैं तो पोलन ग्रेन ऐसा दिखता है हमें,
इसमें एक अंदर वाली लेयर होती है जिसको इंटाइन के नाम से जाना जाता है, और एक बाहर होती है जिसको हम एक्साइन के नाम से जानते हैं। तो इन जो टेपिडम के सेल्स हैं वो स्पोरोपोलिन सेक्रीट करते हैं, जिसकी मदद से हमारी ये पोलन ग्रेन की बाहर वाली जो लेयर है एक्साइन वो बनती है। तीसरी चीज पोलन किट। These cells secrete some chemical substances like glycoproteins